अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर। तेज़ी से तब्दीलियां सियासी उफक पर रूनुमा हो रही हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। कभी कोई ताकतवर दिखाई देता है, कभी कोई कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इंटरव्यू भी दिया, एक इजलास की सदारत भी की जो कि कानूनी मुशावरत के लिए था। उसके बाद ये पता चला कि फवाद चौधरी साहब कल से वजारत कानून का चार्ज संभालेंगे, चूँकि फ़रूक नसीम साहब जा चुके हैं, अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुके हैं। और उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह और बरमला इजहार किया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। ये कोई नॉर्मल और आम बात नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि इतवार के रोज़ सरप्राइज़ दूंगा। क्या होगा सरप्राइज़, कैसे होंगे लोग सरप्राइज़, क्या मामला है, क्या कार्ड है जो वज़ीर आज़म के हाथ में है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत के लिए भी और वज़ीर आज़म बनने के लिए भी। पंजाब में तब्दीली आ चुकी है, उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका, लेकिन निगरान भी उस्मान बुज़दार साहब होंगे जब तक अगले इलेक्शन वाला मरहला नहीं बनता। अब परवेज़ इलाही साहब ने क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के मुख्तलिफ खदोखाल पर भी बात करेंगे जिसमें आलमी साजिश का उन्होंने बरमला इजहार किया है और उस ख़त का एक बार फिर उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि रजीम चेंज एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए मुझे हटाने की बात की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत, एंकर पर्सन है, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। आजिज़ धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। बतूल, पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर एक कॉमेंट कर लें। आज की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आपके सामने है, कल की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आपके सामने है। बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बयानात भी तब्दील हो रहे हैं, खाली चीज़ें नहीं, बयानात भी तब्दील हो रहे हैं और हालात वाक़यात भी तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। जी अरसलान, मुझे तो ये समझने में बहुत दिक्कत हो रही है कि इमरान खान बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त तक लड़ता रहूंगा। एक तरफ उन्होंने अभी ये माना है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको 3 ऑफर्स दी गई थी और वो रेजिग्नेशन भी नहीं करना चाहते थे, फ्रेश इलेक्शंस मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी तरफ जाएं, लेकिन वो जो उनकी लड़ने से मुराद है कि वो लड़ने के लिए तैयार है, इसका क्या मतलब है? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन सबको रियलाइज हो जाएगा कि उन्हें नो कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए था, या ऑल ऑफ अ सडन वो जो न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नहीं रहेगी और कोई बहुत बड़ी कॉल आ जाएगी इमरान खान को बचाने के लिए, या जो वो ये बार बार कह रहे हैं कि अवाम को पता लग गया है कि क्या करना है, तो वो क्या समझ रहे हैं कि अवाम क्या उनके लिए सारी सड़कों पे उतर जाएगी, क्या पाकिस्तान का सारा निज़ाम रोक देगी अवाम? अगर उनकी जलसों के अलावा पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को सपोर्ट करना होता तो ये मैं आपको पल्स बता रही हूँ कि अवाम कभी भी वो आ चुकी होती सड़कों पे, हमें एक रिएक्शन नजर आता है लोगों की तरफ से, लेकिन शायद ये इतना अनपॉपुलर डिसीजन नहीं है लोगों के लिए जो अपोजिशन की तरफ से पूरी मूव की जा रही है। ये शायद लोगों के लिए इतना अनपॉपुलर नहीं है, उनके लिए अनपॉपुलर ये है कि महंगाई कम हो जाए, उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाए और उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा हो। तो जो इमरान खान का इंटरव्यू इस वक्त हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, उस इंटरव्यू में मेरे ख्याल है वही बातें रिपीट की गई हैं जो उन्होंने अपनी एक तवील खिताब में कल की, और जो इस इंटरव्यू के देने का भी उनका मकसद शायद अपने खिताब पे ही ज़्यादा स्ट्रेस करना था। इस वक्त हम सबकी तवज्जो संडे की तरफ होनी चाहिए क्योंकि ये जो भी है इसमें आप जितनी भी पॉलिटिकलिंग देख लें, इनफैक्ट आपने ये भी देखा कि फवाद चौधरी ने कहा कि उनको वजीर कानून बनाने जा रहे हैं और वो अपोजिशन के लीडर्स जिनके केसेस हैं उनकी जमानतें मनसूख करवाएंगे। इसका मतलब है कि तो आप मार्शल लॉ वाले इकदाम कर रहे हैं कि अगर किसी की तरफ से आवाज उठ रही है और आप गवर्नमेंट में हैं, क्योंकि अब तक तो वो गवर्नमेंट में है, तो आप उनकी आवाज इस तरीके से दबा रहे हैं कि आप अपनी हुकूमती मशीनरी को तेज कर रहे हैं कि उनके खिलाफ केसेस को तेजी से किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचाया जाए ताकि वो हुकूमत के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। तो ये भी एक ऐसी जल्दी की मूव नजर आती है जो कि जिसके तहत वो शायद अब अपनी कुछ बेसिक मिनिस्ट्रीज को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो भी सारी सियासत हो रही है इसमें हम इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो नो कॉन्फिडेंस है वो एक आइन के तहत काम करती है, ये प्रोसीजरल है। हमने कल भी ये कहा था कि इस वक्त इमरान खान की जो पोजीशन है पाकिस्तान की आइन 1973 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 91 के क्लॉज 7 के मुताबिक वो इस वक्त एक ऐसी सियासी पोजीशन में है कि उनको प्रेसिडेंट के कॉन्फिडेंस में लेके और फिर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाने की जरूरत है, बजाय कि वो सारा सियासी मंजरनामा बनाए जो कि बना है। उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो पार्लियामेंट में जाएं
और अपना ये मसला भी बताएं, पहले भी उन्हें बता देना चाहिए था, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करें। लेकिन उनको शायद इस पूरी जल्दबाजी में याद नहीं है कि इस वक्त सियासी और इखलाकी और कानूनी तौर पे एक वज़ीर आज़म की हैसियत से उनकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो अमेरिका की धमकी और ये सब चल रहा है, देखिए मुझे लगता है कि हमारा मीडिया इस पे कंपैरेटिवली जिम्मेदारी से बिहेव कर रहा है। एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा हम इस पे ज्यादा बहस नहीं कर रहे, क्योंकि जो डिप्लोमेसी को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जब तक कोई चीज बहुत फर्म पोजीशन में आपके सामने नहीं आ जाती, आप इतने बड़े बड़े दावे नहीं कर ठीक है। सकते। अच्छा बतूल, एक मामला तो आपने, चले मैं इसलिए चाह रहा था कि सारी चीज़ें आपने समराइज भी कर दिया, आज का पूरा दिन आपने समराइज किया कि इस तरह ये कुछ हुआ। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद है। आजिज़ धामरा साहब, मुनहरिफ अरकान और अपोजिशन अरकान के खिलाफ शायद गद्दारी के मुकदमात बनने जा रहे हैं, ख़बरें तो यही गर्म हैं। फिर जिन लोगों के मुकदमात पहले से हैं उनके मुकदमात में उनकी ज़मानतें मनसूख होने का भी अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जब फवाद चौधरी साहब वजारत कानून का चार्ज बाकायदा तौर पर सुबह संभाल लेंगे। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरहान, पहली बात तो यह है कि अगर जिस हुक्मरान के एडवाइजर शेख रशीद, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी जैसे साहिबान होंगे, उन हुक्मरानों का यही हाल हो जो अब इमरान खान का हो रहा है। पहली बात तो अगर वो जमानतें मनसूख कराने की बात करते हैं तो वो बेशक उनको एक अदालतें आज़ाद हैं इस मुल्क की, बेशक हुकूमत चली जाए और उनकी जमानतें मनसूख करा लें। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि इनके जो वज़रा थे शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी वाले, ये अपोजिशन को बार बार ताने देते थे शेख रशीद वाले के अपोजिशन में अगर दम है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आई। अभी तो अपोजिशन ने इनके एमएनएज का सहारा लिया ही नहीं है वोट में। अभी तो जो लास्ट जो इजलास था कौमी असेंबली में, वो तो 177 नंबर शो किए थे इत्तेहादियों की सूरत में। 177 नंबर शो होने के बाद इखलाकी तौर पर उस शख्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रहने और कहलाने के लिए कोई जवाब नहीं, जो कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं, मैं बड़ा क्रेडिबल हूं, मैं जबान का बड़ा पक्का होता हूं। तो उसको आईना दिखा दिया अपोजिशन ने नेशनल असेंबली के अंदर जो एक दिन पहले इजलास हुआ। अच्छा, इस्तीफा आपने नहीं देना था कि मैं आखिरी गेंद पे लड़ूंगा, आपने अपने वसीम अकरम प्लस को इस्तीफा देके कुर्बानी का बकरा बना दिया। अरे भाई, जब आपकी उसूल पसंदी थी तो वो उस बेचारे को क्यों आपने कुर्बानी का बकरा बना दिया? वहां पर तो आप काफली के अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पांव पड़ने के लिए तैयार हो गए। और अभी जो ये कह रहे हैं कि सरप्राइज दूंगा इतवार को, इमरान खान साहब दे रहे हैं, एक तो वो झूठा खत है जिसने पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा खुद वजीर आजम की इस स्टेटमेंट पे है, और वो खत है। इसके पास बड़ा अच्छा मौका था कि ओआईसी का एक प्लेटफॉर्म था, आप ये खत शो कर दे और अमेरिका को कहते या अच्छा, किसी भी आजिज़ धामरा शो कर देते। आजिज़ धामरा साहब, रिकॉर्ड करवा दिया अपना एहतजाज उस मुल्क के साथ? हेलो आजिज़ धामरा साहब, मैं ये कह रहा हूँ जिस खत का आप जिक्र कर रहे हैं उस खत के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है वजारत खारजा ने? वजारत खारजा में तो हुआ, वो कंट्रोवर्शियल खत है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म इस वजीर आजम को मिला था, इससे बड़ा मौका आपको और क्या मिल सकता था? कितने मुस्लिम ममालिक आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप शेयर करते, आप कहते हैं ना भुट्टो साहब की तारीफ करते हैं, तो भुट्टो साहब का फेस यूं भी है कि उसने अक़वाम में मुत्तहिदा के अंदर के हवाले से वो कागज फाड़ के वहां से बाहर निकल के आए थे, इसलिए कौम भुट्टो को याद करती है। आपको भी ये मौका था कि आप कहते कि जी मेरे ऊपर और पाकिस्तान की रियासत के ऊपर ये इशू है और सब लोग आपकी हिमायत करते हैं और इंटरनेशनल इशू बन जाता, मगर क्योंकि आप शायद गलत बयानी से काम ले रहे थे, इसलिए आपने पोलिटिसाइज कर दिया पाकिस्तान की सलामती को। और वो जो आखिरी इतवार वाला जो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शहरयार आफरीदी ने ये धमकी दी है कि खुद हमला करेंगे पार्लियामेंट के ऊपर, और पीटीआई वैसे भी नहीं आ रही। नहीं, पीटीआई वैसे भी नहीं आ रही। तो मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नहीं बात नहीं, इनसे हर किस्म की तवक्को रख सकते हैं, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर अब जो पीटीआई जिस कंडीशन से गुजर रही है, जिस पोजीशन से गुजर रही है, जो बयानात आ रहे हैं इनको कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। अच्छा, मैं जरा मैं इब्राहिम साहब भी इस्तेमाल ना करें कि वो कोई हमला करते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। मैं चले इब्राहिम साहब भी हमारे साथ हैं। और वजीर बयान दे रहे हैं
और वजीर आजम, साबिक वजीर आजम खान साहब उसका नोटिस नहीं ठीक ले है, रहे। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं दो तीन चीज़ों पर इब्राहिम साहब से इब्राहिम साहब, उम्मीद है तमाम डिस्कशन आप सुन भी रहे। जो बतूल कह रही थी, उन्होंने तो खैर अपना तजिया पूरे दिन का रखा सामने। आजिज़ धामरा साहब भी कुछ कह रहे हैं। सर ये बताएं, अब जो ख़बरें हैं उसमें एक तो किस हद तक सदाकत है इस बात में। ख़बरें आपको पता है कि बाहर आ चुकी हैं कि अगर अपोजिशन अरकान और मुनरफ अरकान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात बनाए जाते हैं तो किस बुनियाद पर होंगे। फिर ये स्ट्रेटजी क्यों अपनाई जा रही है कि इस दिन से पहले ये काम कर लिया जाए जिस दिन वोट डलने हैं। वोट को कासिम सूरी साहब 2-3 दफ़ा डिले कर चुके, मामला हो गया, लेकिन अब जाहिर है कि मामला आन पहुँचा है। वज़ीर आज़म के आज की भी जो एक्टिविटीज़ थी वो भी इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे जान का ख़तरा है, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, सारा कुछ बिल्कुल ठीक। लेकिन सर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं फिर क्यों इतनी तेज़ी से ये मामलात आ रहे हैं। और फिर OIC का जिक्र किया आजिज़ धामरा साहब ने, 7 तारीख को आया ख़त और फिर US अंडर सेक्रेटरी OIC की उस अहम इजलास में मौजूद थी ज़ाया साहिबा, जिनके मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी से। यानी 7 को ख़त आया, धमकी आई और 22 तारीख तक US के साथ आप राब्ते में थे, ऐसा क्यों सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपनी नौइयत का पहला खत है। इस पे मरियम साहिबा ने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है, फोनों पे तो धमकियां दी जा सकती हैं, इन राइटिंग कैसे कोई मुल्क किसी मुल्क की इंटरनल मामलात में जो है, हर कंट्री एक सॉवरन है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उन्होंने ये धमकी दे दी हो। अब इनकी अपनी अप्रीहेंशन है, इनकी अपनी सोच है, ये उसके दावे में चल रहे हैं। मेरा 5 तारीख को एक और टीवी चैनल पे इंटरव्यू था, मैंने उसी वक्त कह दिया था, मैंने कहा कि ये जो है इनको पर लगे हैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रशिया के दौरे पे गए हैं, जो कि एक नेशनल उसके तहत कंसेंसस और डिसीजन के तहत वो वहाँ पे गए थे। जितने भी मुख्तदर इदारे हैं पाकिस्तान के डीप स्टेट के, उनकी पॉलिसी के मुताबिक ही प्राइम मिनिस्टर हमेशा, जब आप अपनी पॉलिसी में कोई चेंज लाते हैं या कोई आप डिसीजन मेकिंग करते हैं नेशनल लेवल की, उसमें बैनुल अक़वामी मामलात में, तो उसमें सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि उसी दिन इनको पर लगे हैं। फिर ऑन रिकॉर्ड है इनका कि ये कौन कौन लोग जाके उनसे मिले हैं और किन किन लोगों ने जो है वो वहाँ पे इस तरह से मुलाकातें करके। हालांकि बीइंग अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, अगर मैं किसी फॉरेन डेलीगेट से मिलना चाहता हूँ तो मुझे अपनी दफ्तर खारजा को इन्फॉर्म करना पड़ता है इन एडवांस कि मैं फलां बंदे को मिलना चाह रहा हूँ, मैंने वीजा लगवाना है या मेरे वैसे कोई जाती ताल्लुक है या कुछ भी है। ये प्राइवेटली सब लोगों को मिलते रहे हैं मदर फिदर आजाद। और इसमें एक चीज खुल के सामने आ गई है जिसमें कि उन्होंने कैटेगोरिकली जब कहा है कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उसको हटाना है, अगर ये ना हटे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ग्रेव होंगे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर भी ये लोग जो हैं उनके साथ खड़े होके, और फिर ये जो पैसे की बंदर बांट का ये जो चांगा बांगा का पुराना एक खेल था, उसको सिंध हाउस में जिस तरह सजाया गया और ये सारे मामलात किए गए, तो ये अगर इस पे ट्रिजन बनती है तो जरूर उस पर अमल दरामद होगा। अगर ट्रिजन नहीं बनती तो उसका फैसला जज। अच्छा इब्राहिम साहब, एक छोटी सी चीज़ अगर आपसे पूछूं, आपके अपने बड़े अहम इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन साहब काफ लीग को लीड करते हैं, उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया, उन्होंने कहा पैसे की कोई लेन देन नहीं हुई। चौधरी शुजात साहब ने, देखिए चौधरी शुजात साहब ने कुछ कहा है या नहीं कहा है, वो चौधरी शुजात साहब की हद तक है मामला, ठीक है जी। सर वजीर आला बन जाएंगे आपकी तरफ से उनके भाई परवेज जिलाई साहब? अब ये भी तो 12 पार्टियां हैं, एक ही टेबल पे बैठे हुए मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जी कि जी वो यहूदी एजेंट है, और दूसरी तरफ उसी ब्रेथ में शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इनको EU को ये जो है इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। तो मकसद है कि इनके भी तो मकसद है कि भिनक भिनक की वो क्या है, वो मक्खियां इकट्ठी हो गई हैं ना। ये इनके कौन से ये कौमी मफाद में इकट्ठे हुए हैं, ये सब अपने जाती मफादात में इकट्ठे हुए हैं और मुल्क को देखने के चक्कर में। जरूर कीजिएगा बतूल, मैं चाहूंगा कि अगर इब्राहिम साहब अपनी बात पूरी कंप्लीट करें, आप लाजमी कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। अरसलान, वैसे आपका बड़कपन है कि आपने
अब बड़े इन्होंने पाकिस्तान आला की जो दर्जे के है, साथ ये जवाब सुना, वरना देखिए, आप आपके मुझे सवाल बात का जवाब करने तो अब तक दें। मिला नहीं है कि आपने जो ये सवाल पूछा था कि उन्होंने अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात ही क्यों की, उनके हवाले से ट्वीट ही क्यों की, ये मामला 22 दिन बाद क्यों उठाया, इसका जवाब नहीं मिला आपको। मेरा सवाल ये है कि आप अपना सवाल नहीं, दोहरा दें उनसे, मैं जवाब दे देता हूँ मेरी बहन, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी जो है उसमें अब टेकअप हुआ है और उसमें उसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो वेरीफाई हो गई है। सर वो तो 22 के बाद हुआ है सर, OIC का इजलास 22-21-22 देखिए, एक तरफ इमरान के खान बाद ये हुआ। कहते हैं कि वो 22 किसी के से बाद डरते नहीं हुआ है, है ना। एक तरफ अब आप इमरान खान ये कहते हैं कि में वो तो किसी से आप डरते एक नहीं है, तरफ जो दूसरी है तरफ जब मुस्लिम उनके मुंह उम्मा से को अमेरिका तो निकल गया या तो तो उन्होंने बात उसको करने स्लिप दें या इस ऑफ तरह अच्छा कह बतूल, दिया, उन्हें बात तो कर, किसी जी और जी मुल्क से बतूल ठीक, भागा है। मैं चाहूंगा उन्हें पूरी अपनी बात, फिर आपका व्यू पूरा आएगा। जी जी इब्राहिम साहब, आप अपनी बात देखिए, कीजिए। इस तरह नहीं होता कि ये बीच में इंटरफेयर करके कोई एटिकेट्स होते हैं, कोई डिस्कशन हो रही है, उसके मुताबिक आप चलें। जब आपकी बारी है जो मर्जी कह लें। सर आप मैं बिल्कुल आपको बात ये करें, करना चाह रहा इब्राहिम हूं साहब कि अपनी हम बात होस्ट कीजिए कर रहे कंप्लीट। हैं, जी हम इब्राहिम साहब। होस्ट कर रहे हैं पूरी मुस्लिम उम्मा को, और उसके बाद उनको ये बताएं कि जी हमारी टांपें जो है वो क्या टांपें कांप रही हैं, पता नहीं क्या, मुझे तो लफ्ज़ सर याद कहाँ नहीं पे है वो, टांग रही हैं, ये कहाँ था। पे टांग रही हैं, हम ये तो नहीं कह सकते थे। अब ये हमारे इंटरनल इश्यूज थे जिसको हम उठा के उम्मत मुसलमान के सामने रखते थे। वो कहते यार तुम्हारे तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तुम हमारे लिए क्या करोगे। हमने उनको ये इंप्रेशन तो नहीं देना था। इनका पता नहीं क्या माइंड सेट है या IQ लेवल है कि इनको ये चीजें समझ आ ही नहीं सकती। अच्छा इब्राहिम साहब, अब मैं आपकी बात कंप्लीट हुई ना, अब मैं आपके पास एक और सवाल के साथ आऊंगा। मैं चाहूंगा बतूल आप जरा अपना एनालिसिस भी दे दें इस पर। एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो नेशनल इश्यूज हैं, आजिज धामरा साहब आप तीनों हजरात बैठे हैं, चीज़ें समझते हैं। नेशनल इश्यूज को गैर ज़रूरी तौर पर, इतने बड़े लेवल के नेशनल इश्यूज को पब्लिक गैदरिंग्स में डिस्कस करना, अब पता नहीं किस हद तक ठीक, किस हद तक नहीं, ये तो लेकिन आप सब लोग। अरसलान, लेट मी ऐड समथिंग, अरसलान इसकी शुरुआत तो वजीर आजम ने की, हमने तो बहुत बाद में की। जी मैं मेरा यही सवाल कह ये रहा है, हूँ, मैं यही कह रहा हूँ मुझे बतूल, आपसे यही सवाल है मेरा कि मैं जो वो कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिला, मैं ये कह रहा हूँ 7 से 22 तारीख तक के ताल्लुकात ठीक हैं, जबकि वो आए उसके बाद 27 का जलसा हुआ, तब भी सारा मामला ठीक, उस दिन खता है। फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो उसके बाद हुई है, तो यानी ये मामला 25-30 दिन तवालत का शिकार रहा है, जो कि एक नेशनल थ्रेट है। जी, लेकिन अगर ये इतना बड़ा थ्रेट था तो आप चुप क्यों थे? आपने बताया क्यों नहीं कि इतना बड़ा थ्रेट है? और ये हुस्न इत्तेफाक तो नहीं है ना कि 2 दिन के बाद, मोस्ट प्रोबेबली वोटिंग के बाद आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है और एग्जैक्ट 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपकी जान जा सकती है। देखिए, हम इस चीज को रिडिक्यूल नहीं कर रहे और ऐसा नहीं कि हम इसको नॉन सीरियसली ले रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि PTI की गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से हैंडल किया है वो इतना लीस्ट कन्विंसिंग है। मेरा सवाल ये है, जो आपने PTI की भी नुमाइंदे को लिया है, मैं अब ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये लोग कैसे कहते हैं कि इमरान खान मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, और ये मतलब हाउ डू दे कंसीव दिस। मैं चाहती हूँ इसकी तशरीह करें कि वो ये कैसे कहते हैं, पूरी उम्मा के लीडर इमरान खान कैसे बन गए। इब्राहिम साहब देखिए जी, मैं बिल्कुल इनको बहन को ये जवाब देना चाहता हूँ कि जब उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर खड़े होके रेजोल्यूशन पास करवाया यूनाइटेड नेशंस में, और हुर्मत रसूल के हवाले से उन्होंने मकसद है कि मुसलमानों के जज्बात को जो है वो ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, तो इस लिहाज से पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस चीज़ को सराहा है कि आज तक किसी मुसलमान लीडर ने जो है उसके हुर्मत रसूल के हवाले से इस तरह आवाज बुलंद नहीं की। और लेकिन ये तो तारीखी तौर पे गलत बात है, बहुत सारे लोगों ने आवाज बुलंद की है। ये तो तारीखी तौर पे गलत तारीख बता रहे हैं, ऐसा नहीं। क्या कह रही हैं? गलत तारीख? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के अलावा कभी किसी ने इन चीजों पे आवाज ही नहीं उठाई, वो पहले लीडर हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी। कल भी हमारे प्रोग्राम में आप एक साथी ने कहा था कि OIC भी इमरान खान ने पहली दफा कंडक्ट करवाई है, हालांकि नवाज शरीफ भी करवा चुके थे भुट्टो के बाद। मेरी बहन, इस्लामोफोबिया पे ये लीडर है मुसलमानों के जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया है और कामयाबी से वो रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो जिस वजह तो से इसकी वजह से वो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के और उम्मा के लीडर बन गए हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। This is not what I am saying. This is what all
the people of the world. अच्छा चले आप सर, मुझे ये एक मुस्लिम मैं एक होना चीज़ आप दो हज़रात से माजरत, ये बहस एक बिल्कुल डिफरेंट बहस है। हम फॉरेन पॉलिसी पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, FATF पे बात हो सकती है। हमारे जो कर्जे हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बन रहे हैं। हम IMF के पास फंसे हुए हैं। स्टेट बैंक को ऑटोनमस बॉडी बना दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिस पर बात हो सकती है। अरसलान, चले एक करते पॉइंट हैं। मुझे ऐड करने का मौका देंगे प्लीज? जी मैं चाहूँगा जल्दी से, क्योंकि फिर वो आजिज धामरा साहब वेट करें। मैं चाहूँगा उनसे जी एक जी सवाल जी जी करें। अरसलान, वेरी क्विकली, आई एम श्योर आप इंटरनेशनल रिलेशन से आगाह हैं। आपको पता है इस वक्त इंडिया रशिया के साथ क्या कर रहा है? एक टर्म इनफैक्ट आपको बड़ा अबूर हासिल है इकोनॉमी पे, कल जब हम साथ काम कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि मनी रेबल इकोनॉमी क्या होती है? मनी रेबल इकोनॉमी ये होती है, ऐसी मैनेजमेंट होती है जब एक मुल्क अपनी करेंसी में किसी बड़ी करेंसी के साथ काम कर सके। जी हाँ, जो जैसे रशिया हमने करने कल जा ये रहा है मौका मिला पेट्रोल कि और गैस के मुकाबले में, रशिया चाह रहा है कि वो अपनी करेंसी के अंदर अब पूरी दुनिया से ट्रेड अपनी करेंगे। रुपीस में रशिया का तेल ले सकता है और ये डील्स कर रहा है इंडिया। ये फॉरेन पॉलिसी है जिसकी तारीफ इनके प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं। तो ये वो चीजें जिन पे हम बात नहीं करते और हम सिर्फ वोकल ज्यादा हो जाते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकली बात नहीं करते। अगर आपने फायदा उठाने की बात करना है कि रशिया के नेरेटिव, रशिया के हवाले से नेरेटिव से आपने क्या फायदा उठाया, प्लीज बताएं। इंडिया ने तो उठाया है। इंडिया ने अपने इंडियन पैसों में वो रशिया अच्छा का मैं इससे सस्ता थोड़ा सा तेल पीछे, देता है। बतूल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने ये चीज़ों का फ़ायदा उठाना था। इससे पीछे जाऊं तो 300 से ज़ायद अशिया की ड्यूटी फ्री ट्रेड का मौका मिला था चाइना के साथ। ड्यूटी फ्री ट्रेड ये एग्रीमेंट्स हुए थे, चाइना ने हमें दिया था, लेकिन हमारे पास 330 के करीब या 313 के करीब अशिया नहीं थी। मैं चले इस पर तो बात करता हूँ। आजिज धामरा साहब, सर एक चीज़ मुझे ज़रा आपसे जाननी है। एक ऐसे मौके पर जहाँ पर हुकूमत के पास वक्त कम रह गया, यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना और फिर थोड़ा सा वक्त कंज्यूम करके हुकूमत बनाना, वो भी नेशनल गवर्नमेंट जिसमें तमाम तर खिचड़ी पकी हो, सारे लोग मिले हों, कोई पता नहीं एक दूसरे की बात माने ना माने, क्योंकि इससे पहले का एक्सपीरियंस है, मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिलकर एक हुकूमत बनाई थी। ऐसे मौके पर हुकूमत के लिए क्यों कोशिश की गई, ज़रा ये तो बताएं। ये आम लोगों का सवाल है, वो जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये जवाब देता हूं इस बात का कि हुकूमत के पास वक्त कम रह गया है। अभी मेरे PTI के भाई ने कहा कि वो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो खत की बात की है वो उस फोरम पे इसलिए हमने 22 तारीख को इन्होंने नहीं की OIC के प्लेटफॉर्म पे कि ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड और अब तो साबिक प्राइम मिनिस्टर ये फरमा रहे थे कि मैं सरप्राइज दूंगा, मेरी जेब में एक कार्ड पड़ा है। इट मीन्स कि आपका माइंड बना हुआ था। और जब आप जलसे में अपने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया के सामने जब खत लहरा के इस बात की तस्दीक करते हैं तो ये क्या दुनिया को पैगाम नहीं किया? ये इंटरनल मामला था। इंटरनल मामला तब था, या तो आप इन कैमरा हाउस अपोजिशन को मिला के पार्लियामेंट में बात करते। अब अगर अपोजिशन आपका साथ नहीं देती तो पूरी पाकिस्तानी को कौम अपोजिशन से पूछती, या तो आप कौमी सलामती कमेटी जो है उसमें ये चीज रखते और डिस्कस करते कि हम इसको ओपन नहीं करते। पहले अपने मुल्क के इन दोनों अहम इदारों अच्छा में आजिज धामरा साहब, कौमी सलामती कमेटी में जब बुलाया था, जलसे में बात कर दी। आजिज धामरा साहब, कौमी सलामती कमेटी में जब बुलाया था मुझे तो गए क्यों नहीं? जब बुलाया था तो उनका भी सवाल है कि वो आज फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे, तो गए क्यों नहीं? फिर जाना चाहिए था, मेरा ख्याल है। किनको बुलाया था? सर, बुलाया था? वो कह रहे हैं कि अपोजिशन को बुलाया था। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि मैं तो अगर बात सच होगी तो उनके साथ। मेरा तो सवाल है, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मेरा सवाल है, इन्होंने सच कब बोला है? पौने 4 साल में सरकारी सतह पर एक भी सच बता दें जो इन्होंने पहले बात की हो, तो मैं एडमिट कर देता हूं कि ये अपोजिशन की गलती थी। देखें, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, वो प्राइम मिनिस्टर जो कश्मीर का सौदा कर दे, वो प्राइम मिनिस्टर जो आज भी इंडिया की आजाद दाना खारजा पॉलिसी की हिमायत करे, वो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी के कामयाब होने की दुआएं मांगते रहे, वो प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका के सदर को फोन करे, वो फोन ना उठाए और उसकी शिकवाएं करते रहे। इस दौर में ये खतरा किसके लिए है? हमें सवाल। अच्छा चले, इस बात को तो हम छोड़ देते हैं। दूसरी बात इन्होंने एक की है कि ये जमीन मुद्दे हो रहे थे, सिंध हाउस में बैठ के ये पैसे दे रहे थे। तो अच्छा, जब ये जहाज में आप इन्हीं लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत बना रहे थे और आप कहते थे कि जी लोगों का जमीर जाग गया, और आज पीपुल्स पार्टी की 2 विकेटें गिरा दी, आज PMLN की 4 विकेटें गिरा दी। आप तो विकेटें गिरा रहे थे और इनको बाज़मीर लोग कह रहे थे, और इनके गले में आप PTI का झंडा पहना रहे थे।
और आजिज जामरा और जो साहब, आपने कहा चाहे- ना आखिरी बात अरसलान, जी। आखिरी बात जी, जरूर। आपने कहा ना इनके पास वक्त नहीं है, थोड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि वेंटिलेटर पे मौजूद जो मरीज है वो अपना दम तोड़ चुका है, क्योंकि 172 के फिगर जो है वो अपोजिशन पूरी कर चुकी इनके अराकीन के अलावा। वो 171 हमने शो कर दी उस दिन के इजलास में। अब ये मरीज जो है वेंटिलेटर पे दम तोड़ चुका है। उनके बुरसा की मर्जी है कि वो अपने मरीज को वेंटिलेटर पर मजीद रखें या एम्बुलेंस में डाल के ले जाएं। अब अगर वो नहीं लेके जा रहे हैं वो उनकी मर्जी, मगर अब काम खत्म हो चुका है और वजीर आजम साबिक वजीर आजम है, वफाकी हुकूमत साबिक वफाकी हुकूमत है। एक बात बताइए आजिज जामरा साहब, जिसका मैंने जिक्र किया, अच्छा चलें एक ब्रेक, फिर मैं आता हूँ जी। तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक जी। आजिज जामरा साहब, इब्राहिम खान साहब, बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज जामरा साहब, एक सवाल, उसके बाद इब्राहिम साहब से भी इस पर बात करूंगा। सर ये बताएं, वही बात मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, वक्त कम रह गया है, कैसे मैनेज करेंगे? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं सर। बिजली की कीमत को कम कर लेंगे, पेट्रोल आलमी मंडियों में बढ़ता जा रहा है, कम कर लेंगे, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए है वो है महंगाई। महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये एक बड़े मसाइल हैं। डॉलर चला गया फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत आपका 185 से भी ऊपर आज। कैसे रोकेंगे इन चीज़ों को सर? क्या प्लान है? कोई है प्लान? मेरे ख्याल में आपने बहुत ही एक बुनियादी सवाल किया है कि ये कैसे मैनेज होगा। जितना नुकसान पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी कौम को, अवाम को, मईशत को इस हुक्मरानों ने दिया है, पीटीआई ने और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने, उनका दावा करने के लिए एक बहुत बड़ी फिर से जरूरत है इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, महंगाई के जिन को वापस बोतल में डालने के लिए। इतना बड़ा नुकसान कर गए हैं ये कि आने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत ही बड़ा टफ है, मगर इसके लिए हाथ पे हाथ पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। एक संजीदा और लीडरशिप है पाकिस्तान के बाद, उनको अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अदरवाइज इन्होंने जो नुकसान किया है, पाकिस्तान की कौम आइंदा दिनों में जो भुगत रही है, इनसे हिसाब किताब जरूर लेगी, और ये तारीख हिसाब होगा पाकिस्तान की साबिक वजीर आज़म इमरान खान के साथ। अच्छा इब्राहिम साहब, सर जो बतूल साहब का सवाल था वो आपसे भी कर लेता हूँ। हम हमेशा से इस चीज़ के हक में रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़ुद मुख्तार होगी तो जाके हम दुनिया भर में ख़ुद मुख्तार कहलाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जब कंटेनर पे थे तो इसका बरमला इज़हार करते थे, फिर जब हुकूमत में आए तो वज़राए ख़ारजा के अलावा सारे लोग तब्दील होते रहे, वज़ीर ख़जाना भी तब्दील होते रहे, फिर ब्यूरोक्रेसी भी तब्दील होती रही, 12 वज़ीर तब्दील होते रहे हैं, अभी भी ये सिलसिला चल निकला है। सर ये बताएं कि जो बुनियादी मसाइल थे उस पर तवज्जो मतलब कहीं रह गई पीटीआई से इस मामले में, जो अगले 1.5 साल में वो इसको पूरा कर लेते? क्योंकि जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, वो सबसे बड़ा मसला है। आवाम के लिए खाना पीना सबसे बड़ा मसला है, रोज़गार सबसे बड़ा मसला है, महंगाई सबसे बड़ा मसला है। डॉलर जब पैसे के मुकाबले में खड़ा हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पर हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये मसाइल हैं, इसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। इब्राहिम साहब बताएं, कल अब जो है केपी में इलेक्शन हुई है लोकल गवर्नमेंट की, उसमें हमने क्लीन स्वीप किया है। ठीक है, अगर हमारी पॉलिसी गड़बड़ थी, अगर हमारी पॉलिसी गलत थी, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 31 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस आई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आपसे 21 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आप 6,000 प्लस जो है वो टैक्स कलेक्शन पे जा रहे हैं। ये सारी चीजें, और फिर ये हेल्थ कार्ड जो सर तारीख का बड़ा तरीन सर्कुलर डेट, तारीख में बाहर से बोरोइंग बड़ी तरीन, ये भी हकीकत है। डॉलर वो देखे ना, ये देखे सर अगर आप कहें कि सर्कुलर डेट नहीं बढ़ा, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसको 30,000 अरब पे, ठीक है, तो वो जो गैप था आखिर वो कर्जे उतारने तो थे। और फिर देखिए सबसे बड़ी इसका जो जवाब है वो अवाम है। अवाम ने अभी जो इनके इस सारे ये गठजोड़ की वजह से अभी जो केपी में रिस्पॉन्स किया है वो सबके सामने है कि हम मेजॉरिटी क्लीन स्वीप करके हम वहां से आए हैं, और वहां पे पीपल्स पार्टी को 1 सीट मिली है और नून लीग को मेरे ख्याल में 4 मिली है। तो ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा जवाब सर ये एक सूबे की हद तक तो है, और वहां पर है जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, जहां पर गवर्नमेंट हुआ करती है, वहां की सर तारीख है। पीपल्स पार्टी को आप सिंध में हरा सकते हैं बल्दियाती इंतखाबात में। देखिए पहला जो हुआ था उसमें क्यों नहीं हम
ले सके। सर उसमें मैं आपको बता देता हूं सर, आप ही के लोगों की जानिब से, आप ही के सीनियर वज़रा की जानिब से कि रिश्तेदारों में बंदर बांट हुई थी टिकट्स की, वज़रा गए नहीं थे अपने हलकों में, उसके बाद जो लीडरान थे उन्होंने अपने लोगों के साथ राब्ता तोड़ दिया था, ये नुकसान हुआ था, जिसके बाद महमूद खान साहब ने इस पर काम किया। एक माह के अंदर कौन सी ये सारी चीजें ठीक हो गई थी, लेकिन कौम ये पहचान गई है कि ये गठजोड़ वाले, ये सरे महल वाले, ये फ्रेंच शैटोज वाले और ये एवन फील्ड वाले, ये सारे अपने जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए होकर और पाकिस्तान की कुर्बानी देना चाह रहे हैं। ये उसका रिस्पॉन्स है बड़ा क्लियर कट। और ये बात करते हैं कि इन्होंने जो है बड़ा पहाड़ तोड़े थे अपने दौर में। इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो पीपीपी के दौर में हुई, 20% पे गया था, जबकि नून लीग के दौर में 13% पे महंगाई गई थी। कोविड के बावजूद हम 5.5% पे इकोनॉमी को लेके गए हैं। ये सारी चीजें सर महंगाई वापस भी आई थी। सर मैं आपको बताऊं, थोड़े से अगर हम लोग इस पर डिस्कशन कर ही रहे हैं, आप तो महंगाई की शरह वापस आई थी, आपका शरह सूद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 13.25 पर हम शरह सूद गैर ज़रूरी तौर पर ले गए महंगाई को रोकने के लिए। वो बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें मैं सर घंटियों भी बोल सकता हूँ, वो हम नहीं उस पर जाते। लेकिन आम आदमी के लिए जो सवाल है कि आम आदमी के लिए आपसे उम्मीदें हैं, आप लोगों से उम्मीदें थी सबसे बिल्कुल आम आदमी की उम्मीदें। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं तो चाह रहा हूँ, ये चाहे ये साल में इलेक्शन हो या 6 महीने में हो, आपको क्लियर कट नजर आ जाएगा कि पीटीआई 2/3 मेजोरिटी के साथ आए तो फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि सर आप लोगों के हलकों में भी ये बात दौड़ गई है कि अब अर्ली इलेक्शन होना ही होना है, वो कोई सरप्राइज नहीं होगा फिर इतवार को। मैं चले बतूल भी है, मैं उन्हें बतूल सारी डिस्कशन आप सुन रही हैं, मुझे ये बताएं, बी रियलिस्टिक, जो मसाइल इस वक्त मौजूद हैं, मसाइल हैं, क्या मसाइल हल के लिए जो दूसरी तरफ सारी कॉलिशन गवर्नमेंट ही कह लूँ मैं, सारे जमा एक जानिब, वो ये मसाइल हल कर लेंगे अगर वो हटाना चाहते हैं वज़ीर आज़म को? तो Arsalan, I believe that for so many people I'm unbearably realistic. पहले तो ये बात, दूसरी बात ये कि मैं आज आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं सिर्फ आजिज धामरा साहब को एक सवाल करना चाहती हूँ कि पहले माजी में होता रहा कि जब भी एक्सटेंशन के मामले हों या जॉइंट सेशंस हों, जिन जिन सिचुएशंस में आला फौजी क़यादत हमेशा मौजूद होती थी और इनको इन्विटेशन होता था तो हमेशा जाते थे। कल भी एक ऐसा मामला था, चाहे इन्हें इमरान खान की हुकूमत बचानी है नहीं बचानी, लेकिन कल एक सिचुएशन जरूर थी जब इन्हें एथिकली नेशनल सिक्योरिटी की काउंसिल और कमेटी में मौजूद होना चाहिए, जाना चाहिए था। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपोजिशन है, ये सवाल पीएमएलएन के लिए भी है और पीपल्स पार्टी के लिए भी है, क्या ये उस मीटिंग में ना जाके एस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर देना चाहते हैं कि जब तक वो न्यूट्रल है वो पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत को भी फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? एंड आई एम आस्किंग दिस विद फुल अथॉरिटी कि आप वहां पे क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां सिर्फ अगर आपको इमरान खान नॉन सीरियस लग रहे थे तो ठीक है, लेकिन वहां पे जो बाकी आला अफसरान बैठे हुए थे जिनका बहुत स्टेक है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर, जब उनकी भी प्रेजेंस आपके लिए मैटर नहीं की और आप क्यों नहीं की और आप वहां क्यों नहीं गए? सही बात है, इस पर वाकई में बहुत ज्यादा बात भी हो रही है और तनकीद बड़ा सही वैलिड बात है कि वहां जाना चाहिए था। आजिज धामरा साहब, इसका मतलब है कि इन्होंने उनको भी फॉर ग्रांटेड लिया। और चले मैं आपका सवाल रख देता हूँ आजिज धामरा साहब के सामने। आजिज धामरा साहब, जी 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 जी, बतूल साहिबा ने जो सवाल किया है कि इतनी सीरियस नेचर मीटिंग थी, इतना सीरियस नेचर इजलास था, वहाँ पर भी एक इखलाकी जिम्मेदारी भी थी कि नेशनल थ्रेट का मामला था, वहाँ पर जाना चाहिए था, जबकि हर चीज़ में आगे आगे थे। जब एक्सटेंशन के मामला सारा कुछ होता है तो उसमें सारी चीज़ों में मौजूद होते हैं, तो इसमें भी जाना चाहिए था। देखें, मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे हम एक पेज पे हैं और मेरे ख्याल में अपोजिशन की तो पाकिस्तान पे उबुलवतनी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर हम तो कह रहे हैं कि एक ऐसा इशू जो पहले प्राइम मिनिस्टर को इसमें रखना चाहिए था, मगर वो इशू आपने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ स्कोरिंग के लिए रखा हुआ है। जहां तक खत का मामला है तो वो खत लिखा किसने? पाकिस्तानी सफीर ने। लेकिन अगर लिखवाया किसने? लेकिन अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता जो वो कह रहे हैं वो बात बहुत हद तक अगर सच साबित हो जाती है तो क्या शर्मिंदा होंगे कि आप अपोजिशन के तौर पे उनके साथ खड़े नहीं हुए थे? क्योंकि ये उनका हक है कि अगर कोई कहे कि उनकी जान खतरे में तो आप जाके उनसे बात करें। और सही बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। बतूल साहिबा, मैं पहली बात तो इस बात में बीइंग इंसान भी और मुस्लिम भी कहता हूं कि अल्लाह उन्हें जिंदगी भी दे और सेहत भी दे। मैं दुआ गो हूं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए।
अगर उस चीज को पहले तो वो आप या इन कैमरा पार्लियामेंट में रखते, अगर अपोजिशन आपका साथ न देती, या तो सिक्योरिटी कमेटी में आप रखते, पहले उस पर डिस्कस होती। आप तो अपोजिशन के खिलाफ बगावत के मुकदमा कायम करने के लिए पार्लियामेंट में नहीं रखा, और दूसरी गलती आपने की कि आप कमेटी में नहीं गए। उन्होंने भी गलती की और आपने भी गलती बतूल साहिबा, आपको प्राइम मिनिस्टर के एटीट्यूड का पता है ना, कितनी बार अपोजिशन गई है और उन्होंने उन इजलासों का लेकिन ये बाइकआउट किया है। आजिज जामरा साहब, मैं इस चीज से थोड़ा सा आप तो हजरात, अगर मुझे एक मिनट, आजिज जामरा साहब, ये अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर का अकेले का मामला नहीं था, ये कौमी मसला था। भाई मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, ये तो एक पॉलिटिकल लीडर, पीटीआई के लीडर के तौर पर इमरान खान ने ये बयान दिया है ना, सियासी मुफादात के तहत उन्होंने ये पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए बयान दिया है। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ कि साबिक वजीर आजम, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि बतूल साहिबा, जो प्राइम मिनिस्टर, बतूल साहिबा जो, चले सुने बतूल साहिबा, बतूल साहिबा, पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को जिम्मेदार करार दे और उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमा कायम करार दे, तो वो कौन सी सिक्योरिटी के मामला को डील कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अच्छा चले, मैं हो गया बतूल, चले। लेकिन इस सब में पाकिस्तान का कानून किधर चला गया? इस सब में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक इख्तियार है कि उस बेचारे को सुनना जरूरी है, वो किधर चला गया? सियासत की थी, इसका ख्याल ना प्राइम मिनिस्टर ने रखा ना पीएम ने रखा। साबिक वजीर आजम ने एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की थी, इसको आप इतना सीरियस कैसे ले रहे हैं? अच्छा एक बात बताइएगा इब्राहिम साहब, वजीर आजम ने अपने इंटरव्यू में कहा है 3 ऑफर्स रखी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एक एतमाद, दूसरा इस्तीफा, तीसरा इलेक्शन की ऑफर जल्दी। जी जी, तो सर क्या है ये मामला? मेरे ख्याल में ये अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे मामला। पहले तो मैं ये थोड़ा सा इनको बताना चाह रहा था कि ये कहते कि पीपल्स पार्टी की इतनी दिखते गिरा दी, फलां की दिखते। पहली बात तो लेट्स टेक द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि हमने आज तक कोई पीटी अपना पीपल्स पार्टी या नून लीग के किसी बंदे को पीटीआई ज्वाइन नहीं करवाई थी। हमारे पास जो भी है वो जो इंडिपेंडेंट लोग बन के आए थे उनको हमने साथ लिया और इत्तेहादियों को साथ लेकर गवर्नमेंट फॉर्म की थी। सर इत्तेहादी, आप इत्तेहादियों की बात करें, आज जाम कमाल साहब भी चले गए। जाम कमाल साहब को पहले सपोर्ट किया, बाद में सपोर्ट नहीं किया, आज वो भी चले गए। देखिए वो उनको हक हासिल है, उनका लीगल राइट है, वो जिधर मर्जी चले जाए, उसमें हम नहीं रोक रहे। मैं सिर्फ आपको इन्होंने एक मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कर दी थी तो मैं उसको सही करना चाह रहा था हकायक को। नहीं सर वो ठीक, पर मेरा सवाल दोबारा से वही कि इन 3 चीजों में से क्या चूज करने का फैसला किया पीटीआई ने, एतमाद, अर्ली इलेक्शन या फिर तीसरा मामला? मेरे ख्याल में अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि वो किसको लेके आना चाहते हैं। हाँ, अर्ली इलेक्शन। बतूल अच्छा, अर्ली इलेक्शन की तरफ। और मैं दूसरा ये बताना चाहता हूँ, इन राइटिंग इन लोगों ने वो ड्रोन के अटैक जब अमेरिकन का इधर ऑक्युपाई किया हुआ था अफगानिस्तान को, इन राइटिंग इन्होंने दिया हुआ था कि आप जी हमले करें, और उसके बाद अखबारों में दे देते थे कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब ये पॉलिसी नहीं चल सकती। अब इनके वो पुराने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके साथ, मुआशी और हर तरह के इंडिविजुअल अपनी फैमिलीज के, तो ये उनको मद्देनजर रखते हुए इनका पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल के मामलात में आगे बढ़ के आना पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा होगा। और इसका फैसला ये। अच्छा ये बताएं इब्राहिम साहब, बड़ी एक छोटा सा सवाल है एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे, मुझे ये बताएं कि क्या ये लोग वोट लेकर नहीं आए हैं? अवाम ने इन्हें वोट नहीं दिया है? आपको पता है इंटीरियर सिंध में कैसे वोट डलता है? सर पंजाब में कैसे डला? ताल्लुक पंजाब में कैसे डला सर? खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में वोट कैसे डला आपके होते हुए? कैसे डला सर? जिमनी इलेक्शन डस्का में क्या हुआ? हमने जितने फेयर इलेक्शन कराए हैं, जब तक पीटीआई तो फेयर कराए तो वो जीते ना, उन्हें वोट पड़ा ना सर। अगर आप कहते हैं कि आप इसको क्लेम करें फेयर करवाए तो वोट तो पड़ा, अवाम का वोट है। आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम उनके साथ बिल्कुल ही नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि जो इधर इलेक्शन पंजाब में हुई थी हमने करवाए, वो सारी सीटें इन्हीं की पहले जीती हुई थी, उनमें मासिवा एक सीट के जो कि इन्होंने हमारी सीट जीती थी। अब जब सिंध का इंटीरियर का मसला है, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पर किस किस्म का। सर मैं खुद सिंध से हूँ, मैंने सिंध में हालात देखे हैं, अच्छे नहीं है, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। मैं खुद सिंध से हूँ,
मैं थरपारकर तक देखा हुआ है। सिंध का आप जिस शहर की मुझसे बात करना चाहें मैं उसके डायनामिक्स भी आपसे डिस्कस, लेकिन मसला ये है सर, मेरा सवाल वही है, देखें लोगों ने वोट दिया सर, ज़िमनी इलेक्शन तो आप लोगों की निगरानी में हुआ ना, वफाकी हुकूमत थी, पंजाब में ही हारे हैं, को बाहर जाके नहीं हारे मरीख पे। तो मैं तो मान रहा हूँ ना, मैंने कब उससे इनकार किया? तो फिर अवामी ताकत आप कैसे कह रहे हैं कि सारी अवाम कहती है कि नहीं हम अपोजिशन के साथ नहीं है, स्टिल आप फिर उस पे अब आप देखेंगे ये जो वाकया हुआ है और इसमें जिस तरह ये लोग मुलव्वस हुए हैं, इसके बाद अब आप जब जनरल इलेक्शंस आती हैं उसमें आप रिजल्ट आज मेरे मार्क माय वर्ड, अगर पीटीआई 2/3 के साथ नहीं आई तो आप हमें पकड़ लीजिएगा। श्योर। बतूल जी बोलिए। जी अरसलान, ये जो आप बहस कर रहे हैं आप दोनों, इसमें से मैं सिर्फ एक रेफरेंस ऐड करना चाह रही हूँ कि ये वोटिंग और ट्रांसपेरेंसी और ज़िमनी और बाई इलेक्शंस की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ये जो मरहला है केपीके में लोकल बॉडीज का, ये दूसरा मरहला है, और इससे पहले जो मरहला था और अब तक जितनी बेज़ाब्तगियां हुई हैं इलेक्शन कमीशन के असूलों कवाबिद की, उसमें 86% पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से की गई है। और सरप्राइजिंगली इमरान खान और इनके गवर्नर पहले नंबर पे और फिर मुराद शाह साहब, और इसके अलावा बाकी पार्टीज भी हैं, PML, JUIF और जमात इस्लामी भी, लेकिन सबसे ज्यादा बेज़ाब्तगियां तो इन्होंने खुद की है, इनफैक्ट बेकायदगियां की इन्होंने फॉलो नहीं किया इलेक्शन कमीशन के रूल्स को। 86% इन्होंने किया। ECP की रिपोर्ट पढ़ लें। पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट डिले भी हुआ, खैर वो भी एक मामला है। आपकी बात एक हद तक ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन की हेलो जी 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 देखें, मैं एक बात करना चाहता हूँ। अभी जो इब्राहिम साहब कह रहे हैं ना, देखिए शिकस्त से बचने के लिए इन्होंने मुल्क की सलामती से किस तरह खेला है ये तो तारीख माफ नहीं करेगी। और जो असल ये कह रहे हैं ना अपोजिशन इन्वॉल्व है, असल जब इंक्वायरी हुई तो पता पड़ेगा इन्हीं के वजीर खारजा इन्वॉल्व है सारे खत के पीछे, और इनसे एक इंश्योरेंस ले लें पाकिस्तानी कौम के लिए अपने अच्छा आजिज कामरा साहब ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब भी ये बात कर रहे हैं, क्या कोई सबूत है इस बात का? इंश्योरेंस देखें, इंश्योरेंस कोई सबूत है? इंश्योरेंस की बात करता हूँ मैं दोनों से पूछूंगा, अगर वो कहते हैं कि बाहर बैठ के ड्राफ्ट हुआ तो क्या कोई सबूत है? अरसलान मैं कह रहा हूँ कि इनसे एक इंश्योरेंस तो ले लें आपके प्रोग्राम में, वो कौम के लिए खुशखबरी तो ले लें इनसे आपके प्रोग्राम में। सर वो नहीं देंगे, वो सरप्राइज आपको देंगे इतवार को, उन्होंने टेंशन देनी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंश्योरेंस देंगे कि इतवार को ये हमें हरा लेंगे वोटों से, बेशक हरा लें हम अपनी शिकस्त तस्वीर, मगर खुद के शमला नहीं करेगी। वफाकी काबीना के एक रुकन ने धमकी दी हुई है, शहरियार आफरीदी ने, वो तो नहीं करेंगे ना। इनसे ये तो इंश्योरेंस ले लें कि शिकस्त से बचने के लिए पार्लियामेंट पे खुद का शमला कर लेंगे। इन्होंने खुद कहा है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। बात सुने, ये रिकॉर्ड वैसे विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट कि आपकी लीडरशिप के हैं पुराने, आपके शहरियार आफरीदी ने कहा है, 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 इसका भी जवाब दे दें आप। गुस्से में कह दिया होगा जो एक, हाँ तो गुस्से में ही तो बम धमाके गुस्से में ही करते हैं ना, तो बम धमाके गुस्से में ही करते हैं ना, जो ज़हनी मरीज होते हैं वो ही करते हैं। तो बम धमाके भी ज़हनी मरीज करते हैं ना, जो अभी कैफियत है आपकी, आपकी कैफियत ही वही है। अच्छा सर चले, मैं कैफियत हो चुकी है, क्या बहस हो रही है आपकी कैफियत ही हमें हमदर्दी है आपसे। आजिज कामरा साहब और इब्राहिम साहब की कोई बहस है इस वक्त? बहस ये है, और सर इस वक्त बहस ये है, एक आदमी जिसने ये पॉइंट आउट कर दिया कि वो कराची मार्च में आपकी नहीं आप खुद का शमला तो नहीं करेंगे ना। आजिज कामरा साहब आप सीनियर पॉलिटिशियन है, आप बड़े जीरक से पागल खाना है हमारे पास, मैं आपको गारंटी देता हूँ हैदराबाद में बड़ा अच्छा पागल खाना है हमारे पास, बड़ा अच्छा पागल खाना है हमारा। एक हफ्ते बाद उसको मरवा दिया, मरवाने के लिए। अच्छा चले बस सर, मैं आप तो हुकूमत में थे सर, मैं एक छोटी सी हुकूमत में थे, पकड़ लेते उसको, बतूल सजा देते। बतूल मेरी आवाज आ रही है? सर चाह रही थी कि क्योस थोड़ा मदम हो जाए तो मैं करेक्ट कर देती हूँ कि शहरियार आफरीदी ने ये नहीं कहा था। शहरियार आफरीदी ने कहा था कि अगर खुद को शामिल इस्लाम में हराम ना होते तो मैं ये कर लेता, तो मैं ये सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर देती हूँ। वो पार्लियामेंट सेफ है शहरियार आफरीदी से, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि इस्लामिक ऑन अ लाइटर नोट के इस्लाम में हराम है। और मैं तो गारंटी ले रहा हूं, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली करते हैं। मैं तो गारंटी मांग रहा हूँ ना, दे ले गो डाउन दैट, मैं तो गारंटी मांग रहा हूँ।
सर, जो ये बहुत सब वो गलती कहते हैं की। उससे हम जज्बात बराबर कर से देते हैं। अच्छा जी, चले बस ठीक है। बहुत इस पे गैर जरूरी बहस की तरफ चले गए, वरना हमें फॉरेन पॉलिसी पे कुछ बात कर लेनी। बहुत शुक्रिया। बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद थी, तज्जियाकार एंकर पर्सन। आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे।